नमस्कार, स्वागत है आपका एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के चुने हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा वहित नहीं होता है। तो जो मच्छरों द्वारा वहित नहीं होता है वो बताना है। यदि आपको पता होगा कि मच्छरों द्वारा कौन कौन से रोग वहित होते हैं, तब आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन सा मच्छर से नहीं होता। तो मलेरिया बिल्कुल होता है, डेंगू बिल्कुल होता है, टाइफाइड नहीं होता है। ये दूषित भोजन से होता है, हवा से होता है और पानी से होता है। ठीक है, तो टाइफाइड किस में होता है बताइए। टाइफाइड किसका रोग है? आंत का। और किसका रोग है? लीवर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। तो ये यकृत और आंत का रोग है। ठीक है, और आंत में हमने आपको बताई थी छोटी आंत। छोटी आंत के हमने 3 पार्ट आपको बताए थे, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। सबसे लंबा वाला भाग बोलें तो इलियम, सबसे छोटा वाला भाग बोलें तो जेजुनम। उसके बाद डिओडेनम से जुड़ा हुआ होता है क्या बताइए? अमाशय। यहीं पर मिलने आता है कौन सा? पित्तरस। चलिए अब यकृत के बारे में। यकृत सबसे छोटी यूनिट होती है हेपेटोलॉजी, मतलब हेपेटिक सेल। और हेपेटिक सेल इसलिए इसको बोलते हैं हेपेटोलॉजी। और हेपेटिक सेल सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, अर्थात रीजनरेटिंग पावर होती है सबसे ज़्यादा इसमें। इसलिए यकृत सबसे ज़्यादा बनने वाली क्या है बताइए? ऑर्गन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे कम बोलें तो ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र को रेटिना में कोण अधिक कहाँ, मतलब कोण अधिक कहाँ पर केंद्रित होता है? जो कोण है ना, वो सबसे ज़्यादा केंद्रित कहाँ पर होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, रेटिना के सिरे पर होता है। आपने ऐसे बचपन में ऐसे डायग्राम बनाया होगा, ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ पर लगा रहता है लेंस। ठीक है, और ये वाला हिस्सा कहलाता है रेटिना वाला हिस्सा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा केंद्रित होता है। चलिए, और इसके अलावा यहीं पर होती हैं ऐसी, जब इन संरचना को जूम करके देखोगे तो ऐसी ऐसी एक कोन सेल मिलेंगी और एक रॉड सेल मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कोन सेल मिलती हैं और रॉड सेल मिलती हैं। तो जो कोन सेल है उसका कार्य क्या है कि रंगों को पहचानना। ठीक है, जैसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी, यदि कोन सेल ख़राब हो जाए तो ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। ठीक है, तो फिर रंगीन आती है तो कलर अलग दिखने लगते हैं। तो कलर को कौन पहचानता है? कौन सेल। और यदि बोले उसकी तीव्रता को कौन पहचानता है? तो रॉड सेल। तो कौन सेल, रॉड सेल भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, सबसे छोटा जीवित प्राणी कौन सा है? तो आपको बताना है जो सबसे छोटा जीवित प्राणी हुआ ये कौन सा है बताइए? माइकोप्लाज्मा। तो ये माइकोप्लाज्मा है और ये एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया। तो सबसे छोटी सेल भी बोलें तो भी कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा की, ये लिविंग सेल। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, सीखना या याद करना संबंधित है। तो जो सीखना या फिर याद करना सबसे छोटा क्या कहते हैं कि सीखना या याद करना किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है सेरिब्रम के अंतर्गत। और सेरिब्रम किसका पार्ट है? ये आपको पता होना चाहिए, अग्र मस्तिष्क का भाग है। चलिए तो देख लेते हैं। 3 भाग पढ़े होंगे आपने ब्रेन में। एक पढ़ा होगा अग्र मस्तिष्क अर्थात फोर ब्रेन, फिर एक पढ़ा होगा मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क, फिर आपने एक पढ़ा होगा हिंड ब्रेन अर्थात पश्चिम मस्तिष्क। इसके 3 भाग होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है सेरेब्रम, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। तो जो सेरेब्रम होता है ना, ये किसका भाग है बताइए? ब्रेन का। और इसमें सीखना याद रखना, इसके अलावा सोचना, जो कुछ आप सोचते हैं कि आज आपने योजना बनाई कि आज हमें ये टॉपिक कवर करना है, तो आपने किस वाले पार्ट से सोचा है? सेरिब्रम से। और शरीर का सबसे बड़ा भाग भी होता है अग्र ब्रेन मतलब फोर ब्रेन। ठीक है, और उसी के अंतर्गत आता है सेरिब्रम। उसके अलावा सोचना, फिर तर्क करना, आपने लॉजिक लगा रहे हैं आप कि ये ऐसा कैसे होगा। ठीक है, या आपने साइन कोस टेन थीटा आप वो लगा रहे हैं फार्मूला लगाने के बाद उसका आंसर निकाल रहे हैं, तो वो भी कहाँ से निकालेंगे? सेरेब्रम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौवा और कबूतर किस प्रकार के जंतु हैं? तो ये हैं, आपको पता होना चाहिए, गर्म रक्त वाले। गर्म रक्त वाले देखो, जो गर्म होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे अपन जो इंसान होते हैं
वो गर्म टेम्परेचर वाले होते हैं। आपने देखो ठंडी में भी अपना लगभग 37 डिग्री होता है, गर्मी में भी लगभग 37 डिग्री होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में बोला तो लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसके अलावा ऐसे ही पक्षियों को भी होता है। तो गर्म करने वाला कौन सा तत्व है, मतलब किस वजह से वो गर्म होते हैं, तो जो उनके पंख होते हैं ना, पंख, उनका मेन काम क्या है, उनको गर्म रखना। क्योंकि आप कभी भी पक्षी को पकड़ के उनके पंख के अंदर हाथ डालना या पंख को पकड़ना, वो आपको गर्म लगेंगे। तो वो पंखों का मेन काम क्या है, गर्म करना, उड़ना सेकेंडरी काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, तो ये आपको पता होगा विटामिन है, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और विटामिन सी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है और एस्कॉर्बिक एसिड भी खट्टे फलों में होता है, ठीक है। और विटामिन सी में ये पढ़ा है कि ये जल में घुलनशील है, बी और सी दोनों जल में घुलनशील है। और यदि सब्जियां काट के धो ली जाएँ तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, और ज़्यादा उबाल दी जाए तब भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन आए कि उबालने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन बी और सी दोनों नष्ट होते हैं। ज़्यादा होता है सी, कम मात्रा में होता है बी। यदि सी ऑप्शन में ना हो तो बी को टिक करना। और फिर उसके भी अंदर से पूछ लिया जाए कि कौन सा विटामिन नष्ट होता है, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, वो पूरा कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 5 6 7 11 12 पढ़े होंगे आपने। तो उसके अंदर से भी पूछ लिया जाए कि कौन सा विटामिन बी, तो बोलना B1 और B12। B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। क्या आप कमेंट में B1 का नाम बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये हमारी मेहनत दूसरों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। यदि आपको ये मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करके हमें मोटिवेट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या बोल रहा है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है, वह ऐसा कैसे कर पाता है। तो ये आपको पता होगा कि वो अपने कूबड़ में जो जमा चिकनाई अर्थात बसा होती है उसका प्रयोग करके वो सरवाइव करता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा रेगिस्तानी इलाके में लोग ऊँट को ज़रूर पालते हैं। और ऊँट का पालन शुरू हुआ था लगभग 11वीं सदी में। 11वीं सदी में कैसे हुआ था, जब विदेशी आए थे सबसे पहले तो कैमल हस्बेंड्री का काम शुरू किया था उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा रेगिस्तानी इलाके में ऊँट, जैसे आपने यहाँ देखा होगा राजस्थान में, तो ऊँट इसलिए पालते हैं ताकि मतलब ऐसी जगह पर ऊँट ही सर्वाइव कर सकता है, इसलिए उनका यूज़ करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये आपको पता होगा पायरिया में विटामिन, जो पायरिया रोग होता है, पायरिया, उसमें दांतों से खून निकलता है, ठीक है। और विटामिन सी की वजह से होता है। ये किस विटामिन की वजह से होता है, सी की वजह से। और विटामिन सी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या बोल रहा है, मनुष्य में अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग आपको पता होना चाहिए कि देखिए कर्णपल्लव पेशियाँ जो कान के बाहर होती है ना पेशियाँ, वो क्या है, एक अवशेषी अंग है। इसके अलावा आपको पता होगा अपेंडिक्स जो बड़ी आंत में चिपकी हुई होती है, बड़ी आंत का शुरुआत वाला भाग जो होता है वो कैसे होता है बताइए, वेस्ट ऑर्गन है, मतलब उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं अवशेषी अंग, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़, तो ये अक्कल दाढ़ भी क्या है बताइए, अवशेषी अंग है, विजडम टूथ बोलते हैं उसको, ठीक है। और एक बोन होती है रीढ़ की हड्डी के सबसे पीछे, सबसे लास्ट में, वो किसके लिए थी, अपनी पूंछ के लिए थी, ठीक है। तो ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग आपने पढ़े होंगे कि अवशेषी अंग उनको कहते हैं जिनका अब यूज़ नहीं है। अतीत में उनका यूज़ होता था लेकिन अब उनका यूज़ नहीं है। तो देखिए आपने देखा होगा लेमार्क सिद्धांत, लेमार्क सिद्धांत में वो बताते हैं कि जो जिराफ होता है ना, जिराफ,
वो जितना जितना ऊंचा पीछे से है उतना ही ऊंचा पहले आगे से था। लेकिन क्या हुआ, वक्त बदला, मौसम बदला, पेड़ पौधे, जलवायु बदली, ऊंचे ऊंचे हो गए पेड़ पौधे। जब पेड़ पौधे ऊंचे ऊंचे हो गए तो इन्होंने अपने आगे के 2 पैर उठाना शुरू कर दिया, 2 पैर उठाना शुरू कर दिया और अपनी गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। तो मांसपेशियों में खिंचाव हुआ। जैसे जैसे मांसपेशियों में खिंचाव हुआ तो इनके जो आने वाले जो वंशज थे, आगे वाले नई पीढ़ी थी, उसको पता था अंदर से कि अभी जब जन्म लेंगे तो उचकना पड़ेगा, आगे के पैर उठा के खाना पड़ेगा खाना, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तब उनने क्या बताइए, पहले से अपनी गर्दन बड़ी करके ही वो पैदा हुए। तो कुछ जेनेटिक बदलाव हुए उचकने पर, मांसपेशियों के खिंचाव पर, तो वो थोड़े लंबे हुए और उनके बच्चे और लंबे हुए, उनके बच्चे और लंबे हुए। तो आज जिराफ इतना लंबा हो गया कि वो बस पर रखा हुआ केला आसानी से अपनी गर्दन से खा लेगा, अपने आगे के बिना पैर उठाए। ऐसे ही आपने देखा होगा बकरी पहले कभी पेड़ पर नहीं चढ़ती थी, लेकिन आज के वर्तमान के युग में देखा होगा आपने, कई बहुत सारे पेड़ों पर बकरियां चढ़ी दिखती हैं ना, वीडियो भी वायरल्स होती हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है। जिसका यूज़ आप ज़्यादा करेंगे वो वाला ऑर्गन ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसका यूज़ कम करेंगे वो कम हो जाएगा। तो जैसे पहले अपन पूँछ का यूज़ करते थे, ठीक है, तो जो पूँछ होती थी वो उसका पहले यूज़ होता था, लेकिन अब उसका यूज़ नहीं होता है, तो अब वो पूँछ क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ऐसे ही आपने देखा होगा जो अक्कल दाढ़ होती है, अक्कल दाढ़, तो जो अक्कल दाढ़ होती थी वो पहले 20-22 की उम्र में आ जाती थी, इसलिए उसका नाम अक्कल दाढ़ पड़ा है कि तुम अब 20-22 के हो गए हो, अब अक्ल तुम्हें आ जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब किसी में नहीं हो। अब 90% में अक्ल दाढ़ नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अक्ल नहीं आई, इसका संबंध अक्ल से नहीं है, बस उसका जस्ट नाम है अक्ल दाढ़, ठीक है। तो अब क्यों नहीं आती ये रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा पहले खाते थे कच्चे भोजन, पहले अपने पूर्वज बिल्कुल कच्चा भोजन खाते थे, जैसे मांस हो गया वो कच्चा खाते थे, तो चबाना ज़्यादा पड़ता था, मतलब मुख से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, तो पहले चबाना ज़्यादा पड़ता था, इसलिए दाढ़ का यूज़ होता था चबाने में, ठीक है। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, खाते हैं चाउमीन। अब चाउमीन लेंगे स्टिक से और मुँह पे रखेंगे सीधी अंदर, दांतों का तक यूज़ नहीं करेंगे वो। तो कहने का मतलब ये अब काफ़ी पका भोजन खाने लगे, मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, राइस हो गया, तो काफ़ी पका हुआ भोजन खाते हैं, तो चबाते कम हैं, सीधा अंदर कर देते हैं, इसलिए उनका यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो भी अब आते नहीं हैं। तो 90% में देखा गया है कि अब अक्कल दाढ़ नहीं आती, विजडम टूथ नहीं आता है, बहुत कम लोगों को आता है, और यदि आती भी हैं तो फिर बाद में ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आपने देखा होगा ऐसा रहता है, मांस ऊपर से नीचे से अक्कल दाढ़ निकल रही, अब पता चला किसी को निकल रही 30 वर्ष की आयु में, तो यहाँ मांस की लेयर ज़्यादा हो गई। तो अब क्या होगा, अब ये जब ऊपर आएगा तो ये मांस खिंचेगा, तो ये मांसपेशियाँ खिंचेंगी तो इसको तकलीफ होगी, तो दाढ़ दर्द करने लगती है, ठीक है। फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो वो यहाँ पर एक कट लगा देता है और फिर ये दाढ़ बाहर आ जाती है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे अवशेषी अंग क्या होते हैं, क्या कैसे यूज़ होते हैं, कैसे ये बड़े हुए हैं, कैसे ये नष्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी है। स्तनधारी के बाद लिखना था आपको नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको सुधार लेना। तो आपको ये बताना था कि कौन सा स्तनधारी नहीं है, तो चमगादड़ स्तनधारी है, व्हेल स्तनधारी है, मनुष्य स्तनधारी है। तो स्तनधारी का मतलब क्या होता है, स्तनधारी का मतलब ये नहीं होता कि केवल स्तन होने चाहिए, स्तनधारी का मतलब ये होता है कि उसकी माँ उसको दूध पिलाए, फिर उसके पास हार्ड हो, हार्ड के 4 चैम्बर हों। तो वेल की मछली में हार्ड है और हार्ड में 4 चैम्बर होते हैं इसके, ठीक है। तो वेल मछली को इसलिए काय में रखते हैं, स्तनधारी में, ठीक है। मनुष्य में देखो, इस मनुष्य की माँ दूध पिलाती है, फिर देखो चमगादड़ भी दूध पिलाती है, लेकिन मछली नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है कार्डियोलॉजी। कभी कार्डियक वर्ड आपको सुनने को मिल जाए, कार्डियक वर्ड, तो कार्डियक वर्ड हमेशा किसके लिए यूज़ होगा, ये हमेशा यूज़ होगा हार्ट के लिए। जैसे बोलें कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो लॉजी कहीं पर भी लग जाए समझ जाना अध्ययन है, तो कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन होगा, हार्ट का अध्ययन हो जा। फिर बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट,
तो लॉजिस्ट लग जाए तो समझ जाना कि ये डॉक्टर की बात कर रहे हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन होगा बताइए, ये हो जाएगा हार्ट का डॉक्टर। उसके बाद देखा होगा कि हिंदी में बोलते हैं हृदय गुहा या हृदय गुहा, ऐसे ही इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक नोच। तो कार्डियक नोच बोलते हैं जहाँ पे हृदय फंसा हुआ होता है, ठीक है। हार्ट कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है, लेकिन उसका ज़्यादा वाला भाग लेफ़्ट की साइड झुका होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि हार्ट लेफ़्ट की साइड है। कितना होता है बीच में, चलिए क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हार्ट सेंटर में कितना होता है और लेफ़्ट की साइड कितना होता है। देखते हैं किसने कितना हार्ट पढ़ा है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आपको नहीं बने तो कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 12, बारूद का आविष्कार किसने किया। तो अब बताना है बारूद का आविष्कार। तो बारूद का आविष्कार किया था रॉजर बेकन ने। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बारूद है वो किस किस के मिलने से बनता है। तो ये बनता है शोरा, हाँ ये नहीं बताएंगे कि कितने कितने प्रतिशत, लेकिन आपको ये बता देंगे कि जो बारूद है वो किस किस से मिलने से बनता है। तो ये बनता है शोरा से, उसके बाद कोमल लकड़ी के जले हुए कोयले से, और प्लस उसमें मिला दो गंधक, तो ये बन जाएगा बारूद अर्थात गन पाउडर। खोज करी थी रॉजर बेकन ने। इसके अलावा भी जो विस्फोटक पदार्थ हैं उनमें से एक का नाम है TNT और एक का नाम है RDX, जो आजकल यूज़ होते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ये डिफेंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। TNT का फुल फॉर्म है ट्राईनाइट्रोटोल्यून। क्या आप कमेंट में RDX का फुल फॉर्म बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हीलियम गैस को गुब्बारों में भरा जाता है क्यों। तो हीलियम गैस को ही गुब्बारों में क्यों भरा जाता है ये आपको बताना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो वायु से कैसी होती है, हल्की होती है। तो ये होती है वायु से हल्की, और हीलियम को सबसे पहले देखा गया था सूर्य में। सबसे पहले जो गैस है वो मतलब सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। यदि क्वेश्चन आए कि सबसे पहला तत्व कब खोजा, कौन सा खोजा गया, तो हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे बोलें तो हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम ही किस में है बताइए, सन में। तो सूर्य में हाइड्रोजन है 71% लगभग, और हीलियम है 26.5%, ये इनका रेशियो है। हाँ, और इसके अलावा हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यह एक उत्कृष्ट गैस है जो 18वें नंबर के ग्रुप में आती है। तो 18वें ग्रुप में जो आएंगे वो सभी कैसे होंगे बताइए, उत्कृष्ट होंगे, उत्कृष्ट गैस होंगी। उत्कृष्ट मतलब जो क्रिया ना करें, अक्रिय गैस बोलते हैं जिनसे। तो जैसे आपने ट्रिक में पढ़ा होगा हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु। तो वह मेटल कौन सी है, दे कैन बी कट विथ अ नाइफ, जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये कौन सी है, सोडियम। इसके अलावा बोले तो पोटेशियम, ठीक है, क्योंकि आपने ट्रिक में पढ़ा होगा, यदि आपने 10वीं 11वीं अच्छे से पढ़ी होगी तो तब आपने ट्रिक में पढ़ा होगा, और यदि कंपटीशन की अच्छी तैयारी करी होगी तब भी पढ़ा होगा। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है सोडियम, और सोडियम को काय में रखते हैं बताइए, मिट्टी के तेल में, ताकि ये रिएक्ट ना करे हवा से। तो इसकी ट्रिक आपने पढ़ी होगी, करीना का मंगेतर अली जनाब फिर गए हैं पब, तांबा हरगिज नहीं चांदी सोना चुराने, ठीक है। तो चांदी सोना चुराने तो कहाँ से शुरू हुआ है, करीना से। तो करीना का मंगेतर, तो करीना जो हो गया करीना, तो ये हो जाएगा क्या बताइए, पोटेशियम, ये हो जाएगा सोडियम। तो सबसे क्रियाशील कौन है, ये दोनों। सबसे ज़्यादा बोलें तो पोटेशियम, उसके बाद बोलें तो सोडियम। फिर बोल रहे हैं कि तांबा हरगिज नहीं चांदी सोना चुराने, तो चांदी बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं सोना। तो सबसे कम क्रियाशील कौन है, सोना। इसलिए आपने देखा होगा सोने में कभी जंग नहीं लगती है। चांदी देखा होगा काली पड़ जाती है, फिर तांबा देखा होगा हरा पड़ जाता है, फिर लोहा देखा होगा जंग लग जाती है। तो सोना रिएक्ट नहीं करता, ना के बराबर, इसलिए उसका यूज़ करते हैं अपन आभूषण बनाने में, ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो, अच्छा शाइनिंग मारता रहे, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, ऑक्सीजन और ओजोन क्या हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों एलोट्रॉप्स हैं, अर्थात अपर रूप हैं। तो अपर रूप कौन होते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कार्बन के आपने अपर रूप पढ़े होंगे, काफ़ी पेपर में भी आते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफीन हो गया, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, फुलरीन, डायमंड। इन चारों में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ सबसे ज़्यादा
मतलब ऐसी अधातु बताओ जो विद्युत की सुचालक हो, तो ये दोनों विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। और डायमंड देखा होगा किसका अपर रूप है, कार्बन का। देखो कितना कठोर होता है, तो सबसे कठोर अधातु बोलें तो कौन सी हो जाएगी बताइए, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है, कौन सा अधातु खनिज है। तो अब आपको बताना है अधातु खनिज। बॉक्साइट धातु है, जिप्सम अधातु खनिज है, मैग्नीशियम धातु है और मैग्नीज भी धातु है। तो जिप्सम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिप्सम आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज़ करते हैं कैल्शियम के साथ, किसको बनाने में बताइए, सीमेंट बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दिया सिलाई तिल्ली, दिया सिलाई मतलब जो आपने देखी हुई माचिस, माचिस में ऐसी होती है क्या होती है, ऐसी तीली होती है, ठीक है। तो उस तीली में जो ऐसा लगा हुआ होता है जो रेड रेड, उसको बोलते हैं दिया सिलाई, ठीक है। तो जो माचिस की तिल्ली होती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें करते हैं रेड फॉस्फोरस का, ठीक है। या दिया सिलाई में बोलें तब भी बोलना क्या बताइए, रेड फॉस्फोरस। दिया सिलाई मतलब माचिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की धातु है। तो ये आपको पता होगा Li अर्थात लिथियम। तो सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी, लिथियम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, सबसे अधिक अगाध वर्धीय अर्थात मेलिएबल, तो सबसे ज़्यादा अगाध वर्धीय धातु कौन सी है, तो ये हो जाएगी सबसे ज़्यादा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यदि सबसे ज़्यादा अगाध वर्धीय बोलें तो ये हो जाएगी सोना। सोने का एटॉमिक नंबर है 79। ये सबसे ज़्यादा सबसे पतली शीट बनाई जा सकती है, एक एटम की शीट बनाई जा सकती है। दूसरे नंबर पे बोलेंगे तो चांदी, तो चांदी, अब सोना नहीं दिया है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, चांदी। तो सबसे ज़्यादा अगाध वर्धीय है सोना, उसके बाद है चांदी, उसके बाद है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आपने देखा होगा प्रैक्टिकली देखा करो, कोई भी सब्जेक्ट है उसको प्रैक्टिकली पढ़ा करो, तभी आपको भी याद रहेगा। सोने की फॉल तो नहीं देखी होगी आपने, चांदी की देखी होगी। आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर जो कोटिंग होती है चांदी की, वो कितनी पतली होती है, पकड़ते हैं टूट जाती है। उसके बाद आपने जब पार्सल करवाते हैं खाना तो वो एल्यूमिनियम की फॉल में पार्सल कर देते हैं, ठीक है। कितनी पतली होती है, तो एल्यूमिनियम से भी पतली कौन होगी, चांदी की, चांदी से भी पतली कौन होगी बताइए, सोना। तो सबसे ज़्यादा अगाध वर्धी बोले सोना, लेकिन सोना ऑप्शन में है नहीं तो चांदी टिक करेंगे। चांदी भी ऑप्शन में नहीं होता तब एल्यूमिनियम करते। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो जल्दी क्यों पक जाता है, क्या कारण है कि खाना जल्दी पक जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपको पता होना चाहिए कि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए क्वथनांक बढ़ेगा ना, क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बढ़ेगा तो मतलब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गहराई में खाना जल्दी पक जाता है और ऊंचाई पर खाना जल्दी नहीं पकता, किसके कारण, तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। दूसरा किसके कारण, क्वथनांक कम होने के कारण, क्योंकि कम टेम्परेचर पर ही वो उबलने लगेगा, तो इसलिए क्वथनांक। तो अब क्वथनांक बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर कैसे बढ़ाओगे, प्रेशर कुकर से बढ़ाओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं आंसर। तो इसमें क्या होगा कि उसकी समय अवधि बढ़ेगी। अब बढ़ेगी कैसे वो देखो, तो बढ़ेगी कैसे, तो बढ़ेगी ऐसे कि आपने देखा होगा कि वहाँ पर जी का मान कम है, मतलब वहाँ वो कम खींचता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो कम खींचता है, यहाँ पर ज़्यादा खींचता है। तो यहाँ पर वो जल्दी जल्दी करेगा दोलन और यहाँ पर स्लो करेगा। तो स्लो करेगा तो अवधि बढ़ेगी कि नहीं बताओ। और इसको आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं सॉल्व, फार्मूला से भी इसको समझ सकते हैं। नहीं आया समझ तो आप बता देना, हम आपको फार्मूले से भी समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नज़र आता है। तो कुछ भी चमकता हुआ दिखाई दे, हमने बोला था पूर्ण आंतरिक परावर्तन लगाना, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए ज़रा, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेता है,
साइकिल चलाने वाला मोड़ते समय साइकिल से झुकता क्यों है? मोड़ लेते समय झुकता क्यों है? अब देखो, मान लो ये साइकिल जा रही, ये है मोड़, अब ये है मोड़, तो ये साइकिल वाला किस ओर झुकेगा? इस ओर झुकेगा, तो इस ओर उसको झुकना पड़ेगा, नहीं झुकेगा तो वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो वह झुकता है, तो वह क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि वो गिरने से बचे, ताकि उसका गुरुत्व केंद्र का क्या क्या बताइए? आधार के अंदर बना रहे। तो ये आधार उसका ये अंदर, मान लो यहाँ उसका केंद्र बन गया, तो ऐसे वो घूम जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो झुकता है ताकि उसका गुरुत्व केंद्र है जो वो आधार के अंदर बना रहे और गिरने से वो बच जाए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट क्यों जाती है? तो ये तो आपको पता होगा कि पानी से बर्फ़ में जब कन्वर्ट करते हैं तब उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो उसका आयतन बढ़ जाता है, तो आयतन बढ़ने से, ठीक है, आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं आप, बॉटल को पैक करके रखना तो वो फूल जाएगी, और मान लो कोई जमी हुई बॉटल है उसको बाहर रखना, वो पिचक जाएगी। तो मतलब आयतन घटेगा, आयतन घटेगा जब पानी बनेगा, और जब बर्फ़ बनेगा तब आयतन बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी क्वेश्चंस आपने रिवाइज और कवर कर लिए होंगे, और जो आपको नया डेटा मिला होगा वो आपने नोट कर लिया होगा। तो जब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।